मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में, यानी कि डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में एडजॉइंट और इन्वर्स का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था एक एक एग्जाम्पल के साथ, और फिर उसके बाद मैंने बच्चों एक्सरसाइज 4.4 के आपको सारे क्वेश्चन कराए थे। आज बच्चों इसी प्रकार से इसी सीरीज को शुरू करते हुए हम लोग आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों में आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर आप ये देख लोगे एक बार अच्छे से तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। आप अगर एक्सरसाइज खुद भी करना चाहते हो तो तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका। तो बच्चों हेडिंग लिखी है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में। अब सवाल है कि इसका हम डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस की एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों यूज इसका हम करते हैं एक्चुअल में, अगर हम देखें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बच्चों या तो 2 वेरिएबल की होगी या फिर उससे ज़्यादा 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल की हम बात करें तो वहाँ पर डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का यूज़ करना काफ़ी बेस्ट माना जाता है। देखिए बच्चों, मैं आपको सिखाता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट माना जाता है, इसका क्या कारण है। तो आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहले बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसका यूज़ कैसे करोगे, आपको बताते हैं। मान लो बच्चों आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ मेरे बच्चों लिखी है इन 2 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल। अब बच्चों जब भी आपको ये दिमाग में रखना है कि जब डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की बात कर रहा तो किस मैट्रिक्स की बात कर रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों जब 2 वेरिएबल में हम इक्वेशन सिस्टम कैसे लिखेंगे, सिस्टम इक्वेशन, तो बच्चों a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y और बराबर बच्चों c2। ये आपकी आई क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ 2 वेरिएबल, एक x है और दूसरा बच्चों y है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान दे रखना है कि जब आप इससे मैट्रिक्स आप बनाओगे तो मैट्रिक्स किससे आप बनाओगे, ध्यान दो। तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स A बनाऊंगा तो A बनेगा बच्चों x और y के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट यहाँ देखिए a1 है, यहाँ बच्चों y का b1 है, यहाँ x का a2 है और y का b2 है। तो हम कैसे लिखेंगे, तरीका देखिए। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों a1 b1 और यहाँ लिखेंगे बच्चों a2 और आपका b2। ये आपकी आ गई 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों जब 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई तो आप इसका इजी तरीके से डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, या हमसे पूछेगा कि आप इसको सॉल्व करो तो सॉल्व का मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x और y की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये डिपेंड करता है उस इक्वेशन पे। तो जब बच्चों x और y की वैल्यू निकलेगी तब इस केस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर नहीं निकलेगी तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों आपको जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखी रही और आपने उसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया है कि x के आगे वाले बच्चों आपको कोफिशिएंट दिख रहे हैं x y, और हो सकता है अगर 3 वेरिएबल्स का हो तो z के आगे, तो उसको आपको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर बच्चों उसका डिटरमिनेंट आपका 0 आता है तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। अगर बच्चों डिटरमिनेंट a आपका नॉट इक्वल 0 आया तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहली चीज़ बच्चों हम बात करेंगे किसके बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। तो कंसिस्टेंसी बच्चों किसे कहते हैं, तो हम ये कहते हैं इफ़ सिस्टम, या हम ये कह सकते हैं अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी बच्चों कंसिस्टेंट if its सॉल्यूशंस बच्चों एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एक भी हो सकता है या फिर बच्चों एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तब उसको कंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। और ये हमें पता चलेगा बच्चों जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आ गया। सब बच्चों क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों पहले अगर आपके पास, फिर मैं समझा रहा हूँ, जब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है तो आप कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके आप मैट्रिक्स A निकालेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। उससे आपको चल जाएगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि हमें आगे
सॉल्व करना है कि नहीं करना है। तो बच्चों क्या है, जब कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट तब कहा जा रहा है जब उसके सॉल्यूशन मेरे बच्चों एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट किस केस में करते हैं, जब उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 के इक्वल ना हो। दूसरा केस बच्चों अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंसी की, हम बात करें इनकंसिस्टेंसी की, हम बात करें तो इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। तो बच्चों इसी प्रकार से सेम केस वही है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बच्चों, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be inconsistent, is said to be inconsistent if its solutions does not एग्जिस्ट मेरे बच्चों। तो ये ध्यान देना, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेंगे, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों, 0 के इक्वल हो गई। क्या मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई कि अगर आपसे पूछेगा एप्लीकेशन हम कैसे कर रहे हैं डिटरमिनेंट और स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो आपको पता चला कि सर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन चाहे 2 वेरिएबल की लिखी हो चाहे 3 वेरिएबल की लिखी हो, उसको हम बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टेप क्या होगा, स्टेप बच्चों होगा अगर 2 वेरिएबल की लिखी है या 3 की लिखी है तो आप कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करके तो आप बच्चों क्या फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे मैट्रिक्स से, और उसका डिटरमिनेंट निकाल के ये डिसाइड हो जाएगा कि उसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर होंगे तो बच्चों उस केस को कंसिस्टेंसी कहा जाएगा, और नहीं होगा तो उस केस को मेरे बच्चों आप बोलोगे इनकंसिस्टेंसी का केस बोलोगे। क्या इतना सबको क्लियर है? तो एक बार सब बच्चे फटाफट इसको नोट कर ले, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से। हो गया? अब बच्चों मान लो अगर हमारे पास ये तो है, अब इसी केस को समझते हैं। अगर मान लो 3 वेरिएबल होते, अगर 3 वेरिएबल की हम बात करें सिस्टम इक्वेशन बच्चों, तो a1x लिखा होता, b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 लिखा रहता, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 लिखा रहता, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू मेरे बच्चों d3 लिखा रहता है। अब मान लो आपको दिख रहा होगा कि सर हाँ ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि इसकी मैट्रिक्स निकाले तो आप निकाल सकते हो फटाफट। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और बच्चों c3, तो ये सबको है। अब क्या करना है, चेक करनी है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है तो उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि इतना सब बच्चों को क्लियर है ना जो मैंने समझा दिया यहाँ तक का। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं, इसका यूज़ कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, पूरा प्रोसेस मैंने बताया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंसिस्टेंसी है, तभी आपको आगे चलना है, अदरवाइज आपको नहीं चलना है। क्लियर हो गया ना? एक बार ये भी हमारा पूरा प्रोसेस हो जाए। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हम इसके किन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत। मैं बोल रहा हूँ आराम से आप कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ लो ना एक बार बढ़िया से, सीरीज में पढ़ो एकदम, बिल्कुल मैथ्स पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है आप सीरीज में पढ़िए एकदम, तो आपको आराम से ये ऐसा लगेगा जैसे आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लो जो बहुत ईजी सब्जेक्ट हो आपका। तो बच्चों सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग बच्चों, सॉल्विंग मेथड्स ऑफ सॉल्विंग बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आखिर हम क्या कर रहे हैं कि मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन मेथड का इस्तेमाल करते हैं अगर कंसिस्टेंसी हो जाती है तो बच्चों मैट्रिक्स मेथड में हम यहाँ बात करें मैट्रिक्स की भाषा में या डिटरमिनेंट की भाषा में, हमारे 2 मेथड्स हमारे पास है। पहला मेथड्स मेरे बच्चों जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, जो कि NCERT अलाउ करती है। अगर हम अदर क्लासेस की बात करते हो हाई क्लासेस की, तो वहाँ पर एक दूसरा आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल, यानी कि 2 मेथड आपके हैं जो काफ़ी पॉपुलर मेथड है। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा बच्चों क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल हम करते हैं। इससे हम आपकी सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कब करेंगे? जब कंसिस्टेंट होगा। जब क्या होगा बच्चों? कंसिस्टेंट होगा, तब इनमें से आप कोई मेथड लाओ। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड के बारे में जो कि हमारे NCERT में है, जो कि बोर्ड में आपको लगाना है। और दूसरा मेथड बच्चों क्रैमर्स रूल, आपको बताऊंगा क्रैमर्स रूल का भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी आपको मैट्रिक्स मेथड पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए बच्चों हम इसी को शुरू करते हैं। मैट्रिक्स मेथड आखिर होता क्या है?
तो मैट्रिक्स मैथड में बच्चों आपको जब बोला मैंने कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन को फाइंड करना है, सोल्यूशन क्या होंगे, तो वेरिएबल होंगे सोल्यूशन। तो यानी कि अगर 2 वेरिएबल है तो x और y फाइंड करना है, और अगर 3 वेरिएबल है तो x y z निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स मेथड कहता है कि आपको जो फॉर्म लिखी होती है बच्चों, क्या वो ax इक्वल b की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको पता है a कोफिशिएंट को दिखाता है, x वेरिएबल को दिखाएगा और b दिखाएगा इक्वल के इधर वाले को। जैसे भी मैंने पीछे बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 है बच्चों। तो a क्या दिखा रहा है, ये कोफिशिएंट, और b दिखाता है बच्चों इन वेरिएबल को, और सॉरी x दिखाता है इन वेरिएबल को, और जो b है बच्चों वो दिखाएगा आपको इक्वल के उधर वाला पार्ट आपका दिखाएगा। तो आपको बता कर देता हूँ, अगर बच्चों आपके पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन लिखी है तो आपको पता है कि इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो आपको पता है a हमारा होगा a1 b1 और a2 और b2 होगा कि नहीं होगा। और बच्चों अगर 3 में है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये a होगा। और x क्या होगा बच्चों, तो x की हम बात करेंगे तो x आपका 2 वेरिएबल में x और y होगा। और बच्चों b की अगर हम बात करें तो b आपका होगा यहाँ पे, जैसे हमने माना था c1 और c2 होगा, और वहाँ क्या था d1 और d2 होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान दे लो a क्या है, कोफिशिएंट को लिखा जाएगा जो लिखे हुए आगे, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, अभी बताया था। अगर a1x प्लस b1y बराबर c1 है, a2x b2y बराबर c2 है, अगर ये कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है, अगर इसके सोल्यूशन बच्चों एग्जिस्ट करते हैं तब आपको ये मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको लिखना है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन को दिखा रहा है। तो अगर ऐसा फॉलो हुआ, कंसिस्टेंसी हुई, तो a मैंने बोला कि a क्या दिखाएगा बच्चों, इन सब का कोफिशिएंट होगा x का ये वाला a1 b1 a2 b2, क्लियर है ना। और x बच्चों आपको पता है जो मैंने कहा वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x एक y है, तो यूज ऐसे लिखना है x और नीचे वाले में y। और बच्चों ये जो होगा ये होगा c1 और c2, और अगर 3 का हुआ तो 3 वाले की बात भी हम करेंगे, ये ध्यान देना। अगर बच्चों आपके पास ये आपने लिख लिया तो हमारे पास एक तरीका है x को निकालने का, ये होता है a इनवर्स b। पता है कि अगर इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, और a इनवर्स निकालना सब बच्चों को आता है। a इनवर्स हमने पढ़ा था, a इनवर्स होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट a इंटू बच्चों एडजॉइंट ऑफ v। अब आपको चला होगा पता कि मैंने बोला था कि जो डिटरमिनेंट a है अगर वो नॉट इक्वल 0 होगा तभी तो आप सोल्यूशन निकालोगे, कि अगर ये 0 हो जाएगा बच्चों तो ये नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा, फिर तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो अगर ये है तभी मैंने कहा था ये कंसिस्टेंसी शो करता है, और अगर इक्वल 0 होगा तो इनकंसिस्टेंसी, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आई मेरी बात सब बच्चों को समझ में। तो मेन ये है हमारा बच्चों, तो मैट्रिक्स मेथड कहता है कि ax इक्वल b के फॉर्म में लिखो, और आपको अगर वेरिएबल निकालने हैं यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b का प्रयोग किया जाएगा। a इनवर्स कैसे निकालते हैं मैंने आप सब बच्चों को बताया है पीछे, यहाँ भी हम इसका यूज़ करेंगे। अभी मेरी बात पूरी बच्चों क्लियर हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बच्चों मान लो अगर ये भी फिक्स हो गया तो बच्चों को 2/2 में आइडिया आ गया ना कैसे निकालना है। अगर 3/3 का है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 है बच्चों, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 है बच्चों, a3x प्लस b3y और प्लस c3z बराबर d3 है बच्चों। अब मुझे बताओ इसमें अगर ये कंसिस्टेंसी शो कर रहा है तो आप ax इक्वल्स टू b लिखोगे तो a क्या होगा मेरे बच्चों बताओ। तो आपको पता है कि सर a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 क्या लिखोगे, एक 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी कि उसके बाद अगर पूछेंगे x क्या होगा तो आप बोलोगे सर x y और नीचे एक z आएगा, और b क्या होगा d1 d2 d3 आएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके बच्चों आप 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये तो हमने पढ़ लिया इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा आसान आपको लगेगा। चलो इसको नोट कर लो अब तक, ठीक है, हटा दूँ। अच्छा ठीक है, तो हम बच्चों इसको समझते हैं, पूरे तरीके के साथ समझते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों इक्वेशन आपको लिख के दे दी, पहला एग्जांपल है। एक तो मैं 2/2 का कराऊंगा बच्चों, एक कराएंगे 3/3 का, ठीक है। तो 2/2 की बात कर लेते हैं। जब मेरे बच्चों 2/2 का कि आपको एक इक्वेशन लिखी है, सॉल्व लिखा है, यहाँ क्वेश्चन लिखा है सॉल्व, क्या लिखा बच्चों, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और एक इक्वेशन मेरे बच्चों आपको दे दी, क्या दे दी, 2x प्लस में 3y बराबर में बच्चों दे दिया 5
3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ लिख दिया आपका, मान लो 4 लिख दिया ऐसा, ठीक है। ये आपको क्या दे दी, एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 में। वैसे भी आपने पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा करते थे 10th क्लास में, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। पर अगर पेपर में मैट्रिक्स, इसके लिए तो कोई खास यूज़ नहीं है इसका डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का, क्योंकि इससे पहले हम उससे निकाल देंगे ना एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन 3/3 मैट्रिक्स में इसका यूज़ बेस्ट होता है जब 3 वेरिएबल आपके आते हैं, ठीक है। तो समझिए फिलहाल बात को, ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कहा कि पहले चेक करोगे तो पहले फटाक से आपको ए बता देना है। ए क्या होगा मेरे बच्चों, 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 2 होगा, क्लियर है। अब निकाल देंगे डिटरमिनेंट ए, तो क्या होगा बच्चों, 4 माइनस का 9, तो बच्चों आएगा माइनस का 5, तो डिटरमिनेंट ए आपका आया -5। तो लिखेंगे क्या, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करें, सोल्यूशंस है ना आर एग्जिस्ट, सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट होंगे बच्चों इसके सोल्यूशन, क्योंकि ये केस दिखा रहा है कि क्या शो कर रहा है मेरे बच्चों, ये कंसिस्टेंसी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कंसिस्टेंसी शो कर रहा है। जब कंसिस्टेंसी शो कर रहा होता है तो हम मेथड लगाते हैं। तो मेथड मैंने बताया बच्चों, यहाँ हम यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग, क्या यूज़ करेंगे बच्चों, मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड क्या था, Ax इक्वल्स टू बी था बच्चों। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, A इनवर्स B, पढ़ा है ना, x इक्वल्स टू होता है A इनवर्स B। तो बच्चों A तो आपको पता है। अब A इनवर्स को हम अगर खोलें तो क्या आएगा, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट A, और साथ में बच्चों आपका B है। अब सॉल्व करना, देखना सब बच्चे ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का बच्चों प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ समझते हैं, ध्यान देना। सॉल्व कैसे करेंगे मेरे बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट ए आपके पास है, तो फटाफट पहले एडजॉइंट निकाल दो। तो एडजॉइंट की बच्चों हम बात करें, एडजॉइंट ए आपका क्या होगा, तो पता है 2/2 का इंटरचेंज साइन चेंज। तो इंटरचेंज करो तो यहाँ तो कोई परिवर्तन मुझे देखने को नहीं मिलेगा, 2 है, यहाँ साइन चेंज कर दो, जो प्लस में बच्चों दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में। तो एडजॉइंट निकल गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू डालो। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5 है ना। और एडजॉइंट ए की बात करें तो एडजॉइंट ए क्या है, 2 है, -3 है, -3 है, 2 है। और बी की वैल्यू, बी बच्चों क्या होता है, बी आपको पता है इक्वल की इस तरफ जो हमें दे रखा है ये बी होता है। बी आपका है 5 और 4 है। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है ना। ए क्या होता है, बी क्या होता है, एक्स क्या होता है, क्लियर है सबको। ए क्या होता है, ठीक है, और बी क्या होता है, और आपका एक्स मैंने कहा था वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर, इसको तो अभी बाहर रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 ज़ा 10 माइनस का 20, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 3 ज़ा 15 4 2 ज़ा 8। तो जो x आएगा 1/-5, यहाँ देखिए माइनस का 10 और ये आएगा आपका माइनस का 7। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, एक तो 2 आएगा, दूसरा बच्चों 7/5 आएगा। तो आपको चल रहा पता, इस x को खोल दो, x और y ये आ जाएगा, यहाँ आएगा बच्चों 2 और 7/5 आ जाएगा। तो पूछूंगा x की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 होगा, और y की वैल्यू पूछूंगा तो 7/5 होगा। तो तरीका मेरी बात सबको समझ में आई। तो 2/2 में तो इतना मतलब यूज़फुल नहीं है ये इतना ज़्यादा, लेकिन 3/3 के लिए ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तरीका आपको याद रखना, अगर पूछेगा मैट्रिक्स मेथड का तो सवाल हमेशा 3/3 का ही पूछता है बोर्ड में, क्योंकि उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि यूज़फुल है, बढ़िया उसके लिए, ठीक है। और अगर हमसे पूछेगा कि हाँ भाई किस तरीके से करना, तो मैं आपको तरीका स्टेप आपको बता दिया। एक और मैं आपको कराऊंगा 3/3 का, तो आइडिया सब बच्चों को आ जाएगा। तरीका यही है, बस 3/3 में थोड़ा हमें एडजॉइंट निकालने में थोड़ा समय लगेगा, भाई इतना ही है, नोट कर लो तेज़ी के साथ। चलो बच्चों, चले हट दूँ, एक करते हैं बच्चों, एक सवाल और करते हैं 3/3 के बारे में। तो 3/3 का क्वेश्चन करेंगे तो और आपको आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। तो मान लो बच्चों दूसरा सवाल आपसे बोला, इसका सेकंड पार्ट आपको बोल दिया, क्या बोला, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला, एक तो लिख दिया बच्चों 2x + 3y + 4z = 5, दूसरा लिख दिया x माइनस का 2y + 3z = 2 लिख दिया, और दूसरा लिख दिया बच्चों यहाँ पे 3x + y + का
5z इक्वल्स टू यहाँ लिख दिया 6। तो ये आपको दे रखा है और आपसे बोला कि ये 3 वेरिएबल वाली है। देखो वैसे अगर सॉल्व करना चाहे तो हमें सॉल्व कर सकते करने को, पर डिटरमिनेंट का यूज़ किया जाता है, मैट्रिक्स मेथड का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम इसीलिए इसी का प्रयोग करेंगे कि पेपर में इसी से पूछता है तो हम यही करेंगे। ठीक है, तरीके तो और भी है ना, क्योंकि आप क्या कहोगे सर ठीक है इसमें से किसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हो, लेकिन पेपर में क्या पूछता है डिटरमिनेंट का ही यूज़ करो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो आपको पहले चेक करना है, फटाफट निकाल देना है ए। मैट्रिक्स ए बनाएंगे तो ए आपके पास है 2 1 3 है ना, इसी के आगे का होता है, यहाँ बोलो 3 है, -2 है, 1 है, यहाँ बोलो 4 है, 3 है, 5 है बच्चों। और यहाँ पर b की अगर हम बात करें तो b मेरे बच्चों b में मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 2 6 है, और x तो पता ही है आपको, x क्या होगा मेरे बच्चों, x y और z होगा 3/3 की, इसका सवाल आता है तो अच्छे से आप कर लेना। a पता चल गया, b चल गया और आपका x चल गया। अब बच्चों काम है डिटरमिनेंट निकालना, चेक करना कि कंसिस्टेंसी है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इसका हम पता लगा लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की बात करें तो निकालेंगे कैसे 2, तो पूरा रो और कॉलम बंद कीजिए, -10 और -3, माइनस का 3 रो और कॉलम बंद करो, 5 माइनस में 9 बच्चों, प्लस में ये आपका आएगा 4, बंद करो पूरा ये, तो कितना आएगा बच्चों 1 + 6 आएगा। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 13, 3 इंटू में आएगा माइनस का 4, 4 इंटू में आएगा बच्चों 7 आपका, तो आएगा माइनस का 26 आएगा, 13 2 जा 26 हो जाएगा, यहाँ मेरे बच्चों प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 28, माइनस का 26, 12 और 28 बच्चों 40 आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर बच्चों 14 आएगा। तो आपको मालूम चला कि ये भी क्या है बच्चों, कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंसी इसके पास भी है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। आ रही ना बात समझ में सबको, ठीक, कैसे यूज़ करना आराम से देखिए, पूरा समझ में आएगा, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी आपको दिख गई है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे बच्चों मैट्रिक्स मेथड का। तो बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या हमने यूज़ किया, यूजिंग किसका यूज़ करेंगे बच्चों, मैट्रिक्स मेथड का, है ना, मैट्रिक्स मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। और उससे भी बहुत ईजी हो जाता है, क्रैमर से तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक, क्रैमर से का। तो अगर मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करें तो पता है Ax इक्वल्स टू बच्चों b होता है, x इक्वल्स टू A इनवर्स b हो जाएगा, पता है ना यहाँ जाके। और A इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, और आपके पास है B। आपको क्या पता है, A चल गया पता, निकाला हुआ है, A आपके पास है 14, और B की हम बात करें, B भी आपके पास है बच्चों 5 2 6 है, क्या नहीं है, एडजॉइंट A नहीं है, तो एडजॉइंट A हम निकालेंगे। और सब बच्चों को आता है एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, फिर यहाँ पर पुट करेंगे। चलें एक बार ये नोट कर लो, फिर अब मैं आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूँ तेज़ी के साथ। हटा दूँ, डिटरमिनेंट A याद रखना 14 हमारे पास है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कहीं कि इसका जो डिटरमिनेंट A हमने निकाला है बच्चों, वो क्या निकाला है मैंने, 14 निकाला है। ठीक है, चलिए फिर निकालते हैं। पहले आपको पता है एडजॉइंट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ A बच्चों। तो माइनर्स निकालेंगे फटाफट, और साथ में कोफैक्टर निकालें। मायर निकालना सब बच्चों को आ गया होगा, अब तेज़ी के साथ करेंगे। ठीक है, तो मायर निकालो फटाक से इसके। तो A आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, 2 1 3, 3 -2 और 1, 4 3 और 5, ये लिख लेना ताकि जल्दी जल्दी हो जाए आपका। तो बनाओ, 2 से बनाएं फटाफट। तो 2 से बनाएं बच्चों, कितना आएगा ये, -10 -3, तो माइनस का 13 आएगा। तो यहाँ पर जब तुम इसके निकालोगे तो इवन है, तो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद मेरे बच्चों M12 निकालेंगे। M12 कैसे निकालेंगे, यहाँ बंद करेंगे, 5 - 9 आएगा, 5 - 9 बच्चों -4 होगा, तो A12 आपका हो जाएगा, प्लस का 4 बच्चों। M13 की हम बात करें, M13 ये रहा, तो आएगा 1 प्लस का आएगा बच्चों 6, तो ये 7 हो जाएगा। इवन प्लेस पे है तो इवन पे एज इट इज़ रखा जाएगा। M21 की बात करें, 21 ये रहा बच्चों, 15 माइनस का 4 होगा, तो बच्चों 11 आएगा। तो A21 आपका आएगा माइनस का 11। इसी प्रकार से जो M22 निकालेंगे, 22 ये रहा, बंद करो रो और कॉलम, तो 10 - 12 बच्चों माइनस का 2 आएगा। तो A22 की बात करें तो माइनस का 2 रहेगा, एज इट इज़ रहेगा ना, इवन प्लेस पे है।
M23 की बात करें, M23 की बात करें बच्चों, M23 ये रहा आपका, तो यहाँ करेंगे 2 माइनस में कितना आएगा बच्चों 9 आएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो A23 बच्चों साइन चेंज ऑड प्लेस पे है तो 7 आएगा, है ना। इसी प्रकार से M31 निकाल लेंगे, ये बंद करो, 9 प्लस का 8 आएगा तो 17 आ जाएगा। A31 की बात करें तो A31 बच्चों एज इट इज़ रहेगा, इवन प्लेस पे है। M32 की बात करें, 32 वाला आपका ये है, रो और कॉलम बंद करोगे, 6 माइनस 4 की हम बात करें तो ये 2 आएगा। A32 बच्चों ऑड प्लेस पे तो माइनस का आएगा। M33 की बात करें, M33 आपका ये है बच्चों, माइनस का 4 माइनस का, ये देखो मैंने बंद किया यहाँ पे, माइनस का 3 तो माइनस का 7 आएगा। तो बच्चों कितना आएगा, A33 निकालेंगे तो आपका आ गया माइनस का 7 एज इट इज़। समझ आया सब बच्चों को। तो बच्चों ये तो हमने निकाल दिए, फटाफट एडजॉइंट निकाल दिए, अब सॉरी कोफैक्टर निकाल दिए, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम क्या करेंगे बच्चों, तो एडजॉइंट क्या होता है, तो पहले तो आप इसके कोफैक्टर लगाओगे फटाफट, किसके कोफैक्टर्स ऑफ ए बच्चों। तो ए के कोफैक्टर्स हम यहाँ लिख देते हैं। तो ए के कोफैक्टर्स क्या है हमारे पास, माइनस का 13 है, 4 है, 7 है, -11 -2 और 7 है। यहाँ बच्चों 17 -2 और माइनस का 7 है, आपको दिख रहा है। तो जब एडजॉइंट में पूछूंगा एडजॉइंट ए बताओ, तो पता ही है ट्रांसपोज कर देते सर, -13 4 7, -11 -2 और 7, 17 -2 और बच्चों -7 आ जाएगा। ये आपका एडजॉइंट निकल आया। तो जैसे ही आपको एडजॉइंट मिला बच्चों, अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट मिलने के बाद हम इसको पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन में और निकल जाएगा हमारा XYZ। ठीक है, इतने पहले नोट कर लो जल्दी के साथ, फिर निकालते हैं। लेकिन जो इस बार में जो नया न्यू सिलेबस पे जो बेस्ड है, तो ऐसे सवाल कम दे, इतना लंबा कम दे रहे, इसको टुकड़ों में दे रहे हैं। अभी मैं आपको कराता हूँ कि कैसे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था पिछली बार, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि सवालों को टुकड़ों में तोड़ रहे, केस स्टडी केस में बता रहे हैं कि पहले में ये निकालो दूसरे में ये, तो आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ जाएगा फिर, ठीक है ना। लेकिन ये आपको आना चाहिए, प्रॉपर पूरा पता हो तो आप क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं और हो जाएंगे। कर लिया ना नोट, आराम से पॉज करके नोट कीजिए, हटा दो ना। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग इसमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसी को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, है ना, यहीं से स्टार्ट किया था। तो बच्चों हम फर्स्ट में हम चले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की हम बात करें तो आपको दिया है x बराबर 1 में डिटरमिनेंट a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a है आपका, ठीक है। 1 डिटरमिनेंट a इंटू में एडजॉइंट a है। तो बच्चों आपको पता है x बराबर 1 में डिटरमिनेंट a कितना था बेटा, 14 था, यहाँ b भी है। और ये क्या निकाला आपने, -13 रहा, -11 और ये आया 17, 4 -2 और बच्चों -2, 7 7 -7 है ना, ऐसा ही है। और b इसके साथ है बच्चों, 5 है, 2 है, 6 है। तो मल्टीप्लाई पहले कर लो, डिवाइड अभी से मत करना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 13 को 5 से क्या 65, 22 102 है ना। 13 5 जा 65, 11 2 जा 22, 76 जा 102। अब इसके साथ 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इसके साथ 35 है ना, 14 और 42। तो ये बच्चों आया। तो x आपका है 1/14 रहा। यहाँ बताइए क्या आएगा, इन दोनों को प्लस किया, कितना है, माइनस का 87 प्लस का 102। यहाँ बताओ 16, ये 4 आ जाएगा कि 12 4 16, 20 में से घटाओ ये आएगा, इसको प्लस करो तो ये आएगा 49 माइनस का ये आपका 7 हो जाएगा। आ रहा समझ में ना कैसे, ये दोनों को प्लस करो तो 49 में से 42 लेस करो तो कितना आएगा, 7 आएगा। ऊपर वाला भी कर देते हैं, 1/14 ये आपका आ जाएगा बच्चों, घटाओ इसमें से लेस करो तो 102 आपके पास है। इसमें से अगर आप घटाते हो 87 अगर आप घटाए तो बच्चों मेरे हिसाब से ये आपका 15 आएगा। कितना आएगा, 15 ही आएगा ना। कि अगर हम देखिए 7 और 5 12 92 और 10 वही आएगा। और ये आएगा बच्चों साइन बड़े वाले का, 4 और 7 आया। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो 14 से तो 15/4 आया। ये बच्चों 4/4 यानी कि 2/7 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7 और 14 1/2 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों ये आपका x है,
ये आपका y है, ये आपका z है। तो x कितना आया 15/14 आया, y कितना आया 2/7 आया, z कितना है बच्चों 1/2, क्योंकि अब x को खोलोगे ना x y z ऐसा, ये x को x y z करोगे तो कंपेयर करोगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ऐसे आपको 3/3 मैट्रिक्स और 2/2 मैट्रिक्स मैंने आपको निकालने सिखाई है। अब आप कोई भी क्वेश्चन करो, NCERT का उठाओ, कहीं बाहर का उठाओ, इस तरीके का है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों मैं आपको कराने वाला हूँ कि जो प्रीवियस ईयर में इससे पहले साल जो है इसी पर बेस्ड आपका सिलेबस इस बार भी आएगा, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, वही मैं आपको कराने वाला हूँ। ज़रा देखिए, इसको पहले एक बार नोट कर लो। हाँ ना, चलिए बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल जो आपका क्वेश्चन आया है बच्चों, ये 36 क्वेश्चन है आपका। आप लोगों के पास पेपर है तो आप देख सकते हो, और इसी पर बेस्ड आपका पेपर इस बार भी आने वाला है, क्योंकि यही सिलेबस हमारा है जो प्रीवियस ईयर में सिलेबस था। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना, और ऐसा ही सवाल पूछेगा। तो जो मैंने आपको एक तरीका सिखाया, देखो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, अब ये खुद ही बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है ना। तो लेकिन आपको क्यों आप आसान है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको ईजी लगेगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो बच्चों आपको पूरा एक स्टेटमेंट लिख के दिया है, मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि कहता है गौतम ने बाय किया है 5 पेन, 3 बैग और 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिया है उसने बच्चों, जिसके लिए उसने 160 रुपये पे किए हैं। क्या खरीदा है? 5 पेन खरीदे हैं, 3 बैग खरीदे हैं और 1 बच्चों इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा हुआ है, जिसके लिए उसने पे कितना किया 160 रुपये पे किया है। और उसी दुकान से विक्रम नाम का लड़का 2 पेन, 1 बैग और 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदता है, तो बच्चों उसको 190 रुपये पे करने पड़ते हैं, 190, ठीक है। और इसी प्रकार से अंकुर जब उसी दुकान से बाय करता है तो उसने 1 पेन लिया, 2 बैग लिए और बच्चों 4 इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स लिए, तो उसको पे 250 रुपये करने पड़े। तो आपसे क्वेश्चन पूछे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो आपको बोला है कि इसको कन्वर्ट करो, AX इक्वल्स टू B, AX इक्वल B का मतलब बच्चों इसको आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करो, यानी कि जो स्टेटमेंट है इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बस इतना ही पूछा है पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में बच्चों पूछा आपको इसका डिटरमिनेंट निकालो, और तीसरे पार्ट में बच्चों आपसे बोला है इसका A इनवर्स निकालो, और ये सवाल आपको दिया हुआ है, ये केस स्टडी में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए काफ़ी आसान तरीके से इसको मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको जो बोल रहा है कि 5 पेन खरीदे 3 में, जो आइटम्स आपके पास है उन आइटम में 1 यूनिट मतलब 1 आइटम का, जैसे 5 पेन लिए तो पहले 1 पेन का कॉस्ट पता करो, और अगर 6 बैग, 7 बैग, 2 बैग, 10 बैग कितने में लिए हैं तो पहले 1 बैग का पता होगा, तभी तो आप 10 बैग का बता पाओगे। इसी प्रकार से बच्चे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की बात कर रहा है उसके हम 1 बॉक्स का पता लगाएंगे और तभी जाके हम जितने बॉक्स बोला उसको निकालेंगे। तो बच्चों आपको पता है, आपको आइडिया आ गया होगा, 3 आइटम है तो हम 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। हम 1 पेन की कॉस्ट को x मानेंगे, 1 बैग की कॉस्ट को y मानेंगे और 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की कॉस्ट को हम क्या मान लेंगे बच्चों, z मानेंगे। तो देखिए मेरे साथ मैं इस सवाल को कैसे करवाता हूँ, आपको पेपर में कैसे करना है। तो बच्चों पहले आपको लेट करना है। लेट क्या करना है बच्चों, ये आपका आया है CBSE में इसी साल 2022-23 में क्वेश्चन आया था आपका। 2022-23 की ये सेशन में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। तो क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। पहले हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ, ज़्यादा लंबा स्टेटमेंट कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखने की। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल्स टू, मेरे बच्चों हमने इसको मान लिया x रुपीज़। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अ बैग, तो बच्चों एक बैग की कॉस्ट को हमने मान लिया है y रुपीज़। और इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मेरे बच्चों इसको हमने मान लिया है z रुपीज़, ठीक है। तीनों आपने मान लिए। तो वो कहता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनानी है। सिस्टम पे ना पहला सवाल हमारा हो ही गया, AX इक्वल्स टू B करना है, तो यानी कि वो पूछ रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों हम लिखेंगे, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो दिया है वो कह रहा है गौतम ने बच्चों 5 पेन लिए। अगर 1 पेन x रुपये का है तो 5 पेन 5x के थे। उसके बाद 3 बैग लिए हैं तो 3y होगा, 1 उसने बॉक्स लिया तो z होगा। पूरे के पैसे उसने दिए हैं बच्चों 160 रुपीज़। इसी प्रकार से अंकुर की बात करते हैं। अंकुर 2 पेन लेता है और बच्चों 1 बैग ले रहा है, और उसके बाद 3 इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स लेता है। इसके लिए उसको
कीमत चुकानी पड़ रही है 190 रुपये। इसी प्रकार से अंकुर बच्चों एक पेन ले रहा है, 2 बैग लेता है और बच्चों आपके 4 इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स लेता है और इसके लिए उसको पे करना पड़ रहा है 250 रुपये। उसने कहा था ना कि आपके पास क्या है मेरे बच्चों, उसने बोला किस फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो हमने इसको लिख के दिखा दिया AX = B के फॉर्म में। सबको क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ से हम दूसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं। उसने कहा है इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ A बताइए। पहला तो हम कर चुके हैं, तो आपको पहले A निकालना पड़ेगा। तो A सब बच्चों को मैंने बताया है कैसे कन्वर्ट करना है। तो 5 3 1 2 1 3 1 2 और बच्चों 4 हो जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट हम सभी लोग निकाल लेते हैं फटाफट। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आपको पता है 5, तो कितना है बच्चों 4 - 6 माइनस का बच्चों 3, ये हमने किया तो है 8 - 3 प्लस का बच्चों 1, ये रहा तो आएगा 4 - 1। तो यहाँ देखिए 5 × में -2, 3 × बच्चों 5 और 4 × में आ गया ये -1 तो 3 आ जाएगा। -10 -15 प्लस 3 बच्चों आएगा -25 प्लस 3, तो मेरे बच्चों आपका आंसर आएगा 22। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो माइनस का 22 ये आपका आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी है। अब आपको पता है कि कंसिस्टेंसी या इन्वर्स की भाषा में इसको हम कहते थे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद है ना आपको, ऐसा ही हमने पढ़ा था। नॉन सिंगुलर इन्वर्स तो उसी का एग्जिस्ट होता है जो मैट्रिक्स बच्चों नॉन सिंगुलर होती है, यानी कि जिसका डिटरमिनेंट आपका ≠ 0 होता है। मेरी बात सब बच्चों को बढ़िया से आ रही समझ में। अगला सवाल बच्चों उसने पूछा है, ये सेकंड वाला बता दिया, फर्स्ट वाला बता दिया। तीसरा सवाल मेरे बच्चों आपसे पूछा है थर्ड वाला। थर्ड पार्ट कहता है कि आप इसका A इन्वर्स निकालो। तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है और इसी में एक सवाल और पूछा है कि आप A² - का 5A निकालिए। मतलब कि इसी का A × A करके A² निकालो और उसमें से माइनस कर दो 5 से इसको मल्टीप्लाई करके, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वो तो आपका मैट्रिक्स का पार्ट है, वो सब बच्चों को आता है। इन्वर्स भी देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों इसका A इन्वर्स अगर हम देखें तो मैंने पहले चेक किया कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पढ़ा है A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/में डिटरमिनेंट ऑफ A × बच्चों एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो आपको ये तो पता ही है, इसके हम फटाफट एडजॉइंट निकाल देंगे। अब बोलोगे इसके में कौन सी बड़ी बात है भाई, है ना, ये तो आसान हम निकाल ही रहे अभी तक। तो एडजॉइंट कैसे, पहले इसका निकालेंगे बच्चों M11 का। तो क्या आएगा 4 - 6, तो बच्चों माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार से हम A11 निकाल देंगे तो इवन प्लेस पे, तो ऐसे कैसे। इसी प्रकार से बच्चों M हम निकाल देंगे, इसका M12 ले लेंगे। तो M12 की हम बात करें तो M12 कितना आएगा आपके पास, तो 4 × 2 = 8 - 3 आएगा। तो बच्चों आपका 5 आ जाएगा। तो A12 आपका है ऑड प्लेस पे, तो माइनस का 5 हो जाएगा। M13 की हम बात करें बच्चों, M13 आपको दे रखा है, देखो ये वाला, तो आएगा 4 - 1, तो 4 - 1 मेरे बच्चों 3 होगा। तो A13 जो होगा यानी इवन प्लेस पे है, तो ये बच्चों 3 होगा। इसी प्रकार से M21 की हम बात करें, M21 बच्चों ये रहा आपका। M21 हम देखें तो ये अब बंद करो, 12 - 2 आएगा। 12 - 2 बच्चों 10 होता है। तो A21 ऑड प्लेस पे, तो साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से जो M22 की बात करें, M22 ये रहा, बंद करो, 20 - 1 आएगा और 20 - 1 बच्चों 19 है, इवन प्लेस पे है, तो एज इट इज़ रहेगा। M23 की बात करें, M23 हमारा ये रहा, तो 10 - 3 आएगा और 10 - 3 मेरे बच्चों 7 होगा। तो ये भी आप देखिए ऑड प्लेस पे है, तो साइन चेंज हो जाएगा। M31 निकालेंगे, 31 ये रहा बच्चों 9 - 1, 9 - 1 बच्चों 8 है। तो आपको पता है A31 आपका 8 हो जाएगा। M32 निकालेंगे तो ये देखिए तो आएगा कितना बच्चों 15 - 2, 15 - 2 मेरे बच्चों आपका 13 हो गया। तो A32 देखो ऑड प्लेस पे है, तो माइनस का 13 हो जाएगा। M33 निकाल देंगे, M33 निकाल देंगे। M33 बच्चों ये रहा, 5 × 1 = 5, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का बच्चों 1 आएगा। तो A33 निकालेंगे तो आपका इवन प्लेस पे है, तो एज इट इज़ रहेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सब लोग लिस्ट में लगा लेते हैं। तो लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A बच्चों। तो A के कोफैक्टर्स हमारे पास है -2 है बच्चों, माइनस का 5 है, 3 है, माइनस का 10 है बच्चों, 19 है, माइनस का 7 है, 8 है बच्चों, माइनस का 13 है और माइनस का 1 है। ये आपके पास बच्चों कोफैक्टर है। हमें निकालना है मेरे बच्चों एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालोगे, तो ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज किया तो भाई रो वाली चीज़ कॉलम में आ गई सब बच्चों। तो
तो ये 19 ये आपका -7, यहाँ देखो 8 - 13 बच्चों ये आपका माइनस का बना है। तो ये हमने बच्चों ये निकाल लिया है आपका एडजॉइंट। अब इसके बाद हम इस एडजॉइंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और ए इनवर्स अपना फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स बच्चों डिटरमिनेंट आपको पता है, इसका माइनस का 22 हमने निकाला था, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास माइनस का 22 है। और यहाँ बच्चों एडजॉइंट की हम बात करें, माइनस का 2 है, -10 है, 8 है, -5 है, 19 है, -13 है, -7 और 1, ये आपका रहा एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों ए इनवर्स के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों 2/22 तो 1/11 हो जाएगा, 5 ये आएगा 5/11, ये बच्चों 4/11 लेकिन नेगेटिव में आएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बच्चों 5/22, यहाँ बच्चों माइनस का 19/22, ये बच्चों 13/22, ये मेरे बच्चों आएगा माइनस का 3/22, ये आपका आएगा 7/22, ये आपका है बच्चों 1/22। तो ये मैंने आपको ए इनवर्स निकाल के दिखाया बच्चों। इसी प्रकार से देखिए मेरे बच्चों, हमने इस एक्स जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है प्रीवियस ईयर का, आपको देखो मैंने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें मैंने पूरा एक ही साथ हमने लिया था ना, कि हमने सिस्टम में इक्वेशन बनाए थे, फिर डिटरमिनेंट निकाला था, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ किया था, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी। इसमें बेटा 3 पार्ट आपको पूछे गए हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं, हो सकता है चौथा पार्ट भी इसमें इंक्लूड करवा दे लोग, ये लोग बोल दे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी, फिर वही वाला जो हम पीछे पढ़ रहे थे, यहाँ पर आपका इंटू बी भी यूज़ होगा, बस यहाँ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स बराबर क्या होता था, ये तो इनवर्स आई इंटू बी होता, बी के साथ मल्टीप्लाई करना होता। तो बच्चों देखो कितने आसान तरीके से इसने इसके टुकड़े किए और हमने इस टुकड़ों को कैसे बनाया है और स्टेटमेंट वाला सवाल कैसे किया है मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ आज की सीरीज सभी बच्चों को समझ में आई होगी। तो बच्चों आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगली क्लास में तो वैसे मैं लेके आऊँगा आपके लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5, लेकिन आप खुद भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। अब आपसे सवाल आराम से हो जाएंगे।